हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स अनुवांशिकी। आज हम बुक से रीडिंग कर रहे हैं अनुवांशिकी में। जेनेटिक्स में देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की अनुवांशिकता, हेरिडिटी और विभिन्नताओं यानी वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है, उसे अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स वर्ड जो है वो सर्वप्रथम बैट्सन ने यूज़ किया और इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा की वर्ड जीन से हुई है। फ्रेंड्स, जेनेटिक्स जो होता है, अनुवांशिकी जो शब्द होता है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम बैट्सन ने किया है और इसकी जो उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से हुई है, जो जीन वर्ड से बना है, जीन से बना है जेनेटिक्स। इसमें अनुवांशिकी में क्या होता है फ्रेंड्स, जो करैक्टर्स होते हैं माता पिता के, वो बच्चों में आते हैं, यानी पेरेंटल जनरेशन से संतति पीढ़ी में जो गुण आते हैं उसे हम बोलते हैं अनुवांशिकी। इसको हेरिडिटी भी बोलते हैं। अनुवांशिकी संचरण होता है इसमें। आगे पढ़ते हैं। सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के समय युग्मकों के द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण यानी ट्रांसमिशन होता रहता है। इन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण यानी हेरिडिटी कैरेक्टर्स बोलते हैं। इन आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी यानी पेरेंटल जनरेशन से संतति पीढ़ी यानी ऑफ स्प्रिंग जनरेशन में संचरण वंशागति यानी हेरिडिटी कहलाता है। और हेरिडिटी जो वर्ड है वो सबसे पहले स्पेंसर ने दिया है फ्रेंड्स। याद बात करें हम मेंडलवाद की, मेंडलिज्म की, तो साइंटिस्ट है हमारा ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका जो जन्म है वो 1882 से 1884 को हुआ है। और इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं इन्हें, क्योंकि मेंडल ने सर्वप्रथम जो है वो पादपों में वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया है। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हैंजोनडोर्फ प्रांत के सिलिशियन गांव में हुआ है और बाद में इन्होंने फिलोसफी में डिग्री प्राप्त की है। और इन्होंने फ्रेंड्स जो है वो पाइसम सटाइवम पर एक्सपेरिमेंट किया है और इन्होंने 7 करैक्टर्स चुने हैं। इसके 7 करैक्टर्स की मैं बात करूँ आपको यहाँ पर, तो इसके 7 करैक्टर्स में देखिए फ्रेंड्स ये हैं। पहला है जैसे पादप की ऊंचाई, जिसमें इसने डोमिनेंट और रिसेसिव करैक्टर्स चुने हैं, टोल और ड्वार्फ। सेकेंड है आपकी पुष्प की स्थिति। थर्ड है आपका परिपक्व फली की आकृति। फोर्थ है अपरिपक्व फली का रंग। फिफ्थ है आपका पुष्प का रंग। 6 है बीज की आकृति और 7th है आपका बीज का रंग। ये 7 इन्होंने 7 करैक्टर्स यहाँ पर चूज़ किए हैं, जिसमें डोमिनेंट और रिसेसिव करैक्टर्स में क्या होता है कि जो डोमिनेंट करैक्टर होता है वो हमें F1 में शो हो जाता है और जो रिसेसिव करैक्टर होते हैं वो F1 में हमें शो नहीं होता है। F1 जो जनरेशन होती है उसमें प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं और अप्रभावी लक्षण हमें दिखाई नहीं देते हैं। प्रभावी की बात करें तो टॉल और ड्वार्फ, एक्जियल टर्मिनल, इन्फ्लेटेड कंस्ट्रक्टेड, ग्रीन का येलो, वॉयलेट का वाइट, राउंडेड का रिंकल्ड, येलो का ग्रीन। ये इन्होंने जो 7 करैक्टर्स जोड़े हैं, इनके जो रीजन है मेंडल की सक्सेस की, वो रीजन क्या है, तो रीजन देखिए फ्रेंड्स, रीजन आपको यहाँ पर दे रखे हैं मेंडल की रीजन। सबसे पहला है मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मतलब इसका कहने का ये था कि एक ही जो करैक्टर्स है ना, उसका उन्होंने एक ही समय पर इन्होंने अध्ययन किया है। जैसे पी प्लांट, पाइसम सटाइवम पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। सेकंड क्या है, मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों को सावधानीपूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण में नोट किया। जैसे हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, इन्होंने रिकॉर्ड किया कि इस प्रकार से इतने परसेंटेज में प्लांट बने हैं, कौन सा जो है वो ड्वार्फ है, कौन सा टॉल है, किस प्रकार से प्लांट बने हैं, उनका जो रेशो निकाला है जीनोटाइप फिनोटाइपिक, वो उन्होंने इस सांख्यिकीय विश्लेषण में दिया है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का जो चुनाव किया है बहुत ही सावधानीपूर्वक किया है और उन्होंने जो सिलेक्शन किया है प्लांट का वो किया है उन्होंने पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया है, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। इन्होंने सिलेक्शन पी प्लांट के भी कुछ कारण बताए कि इन्होंने इसको ही क्यों चुना। इसके रीजन थे फ्रेंड्स, देखो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूं कि ये आपका एनुअल प्लांट है, एनुअल प्लांट 1 वर्षीय पौधा है। सेकंड मैं आपसे बात करूं कि ये आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जो सेल्फ पोलिनेशन इसमें हो सकता है। थर्ड मैं आपसे बात करूं तो इसके अंदर जो फ्रेंड्स होता है इमास्कुलेशन विधि द्वारा कृत्रिम परागण यानी कि आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन में भी इसमें करवाया जा सकता है। आगे बात करते हैं मेंडलवाद की पुनर्खोज, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म की बात करें तो क्या होता है, देखो मेंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए वंशागति के नियम लगभग 35 वर्ष तक उपेक्षित रहे। हॉलैंड के ह्यूगो डी व्री, जर्मनी के कॉलकोरेंस और ऑस्ट्रेलिया के एरिक नॉन सेरमेक, ये 3 साइंटिस्ट हैं। क्या होता है, देखो 3 साइंटिस्टों ने बात करें तो ह्यूगो डी व्री है, कॉलकोरेंस है, ऑस्ट्रिया के एरिक नॉन सेरमेक है। इन्होंने पृथक पृथक रूप से 1900 में जो है ना मेंडल के नियमों की रीडिस्कवरी की है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी की। इसमें पहला वर्ड आपने देखो फ्रेंड्स, इसमें 20 वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। इन 20 वर्ड्स की मैं बात बता दी हूँ आपको, करवा रहे हैं कि इसमें जो पहला वर्ड है वो है आपका जीन। देखो, वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। मेंडल द्वारा उपयोग किए गए कारक शब्द को जॉनसन ने जीन नाम दिया। सेकंड अपन बात करें युग्म विकल्पी। देखो युग्म विकल्पी क्या होते हैं फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स मैं आपको टेबल बाद में सिखाऊंगी, टेबल कैसे बनाई जाती है, जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो कैसे निकाला जाता है। हाँ देखो, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यायी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। मतलब आपका कोई एक करैक्टर है, उसको कितने जीन कंट्रोल कर रहे हैं, दो अलग अलग जीन अगर उसको कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी दो अलग अलग हो गए। एक कैपिटल टी है जो वो टॉल के लिए है, स्मॉल टी है जो वो ड्वार्फ के लिए है। तो है तो एक ही करैक्टर्स, लेकिन जीन इसके तो दो हो गए, दो भी अलग अलग हो गए, तो इन्हें हम बोलते हैं एलील्स। इसकी बात करें होमोजाइगस, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्प यानी दोनों एलील्स कैसे हो, एक समान हो, या दोनों कैपिटल कैपिटल हो या दोनों स्मॉल स्मॉल हो। हेट्रोजाइगस की बात करें तो जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्प दोनों एलील क्या हो, असमान हो, जैसे एक तो कैपिटल टी हो एक स्मॉल टी हो, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, हेट्रोजाइगस हो जाएंगे। फिनोटाइप क्या होता है, किसी सजीव की बाह्य प्रतीति, मतलब कोई आपका सजीव है उसकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो कैसा दिखाई दे रहा है बाहर से, जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। जीनोटाइप की बात करें तो किसी सजीव की आनुवंशिक रचना यानी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन को जीन प्रारूप कहते हैं, जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो, मैंने आपको भी बताया था डोमिनेंट करैक्टर और रिसेसिव करैक्टर। डोमिनेंट जो F1 पीढ़ी में शो होते हैं और इनडोमिनेंट जो F1 पीढ़ी में शो को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, मीन्स अपने आप को शो ये नहीं कर पाते हैं, ये अपने आप को छुपा कर रखते हैं F1 पीढ़ी में, F1 जनरेशन में बात करें तो। इसके बाद बात करते हैं आपका रेशो की, मोनोहाइब्रिड रेशो, मतलब जिसमें एक जो आपका करैक्टर है उसकी जो वंशागति है उसमें एक करैक्टर्स का ही अध्ययन करते हैं, उसे एक संकरण कहते हैं यानी मोनोहाइब्रिड। डाई हाइब्रिड में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। ट्राई हाइब्रिड में फ्रेंड्स तीन लक्षणों की। इसके अलावा बात करें ट्राई हाइब्रिड के बाद, इसके बाद होते हैं आपका पॉली हाइब्रिड, इसमें बहुत सारे लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए जनक पीढ़ी जो होती है, पेरेंटल जनरेशन क्या होती है, संतति प्राप्त करने के लिए। मतलब देखो, मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ फ्रेंड्स कि जो अनुवंशिक जो करैक्टर्स होते हैं वो माता पिता से बच्चों में आते हैं, यानी पेरेंटल जो जनरेशन होती है वो संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है, जैसे मैं कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करूँ तो जो आपको F1 जनरेशन में ऑफ स्प्रिंग प्राप्त होगी ना, ऑफ स्प्रिंग आपको ऑब्टेन होगी, वही आपकी जनक पीढ़ी है, उससे आपको संतति पीढ़ी प्राप्त हो रही है। अब जनरेशन्स आपकी दो होती हैं, F1 और F2। इसके बाद है मोनोहाइब्रिड रेशो, डाईहाइब्रिड रेशो। मोनोहाइब्रिड जो एक संकरण से होता है और दी जो होता है आपका डाईहाइब्रिड वो होता है दो संकरण, यानी इसके अंदर दो आपके युग्म विकल्पी होते हैं, दो एलील्स होते हैं आपके। अब बात करते हैं मेंडल की वंशागति के नियमों की। मेंडल ने जो है वो इनहेरिटेंस के 3 लॉ दिए हैं। सबसे पहला है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सिग्रेशन। और थर्ड है स्वतंत्र अपीवन का नियम, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। फ्रेंड्स, इनकी जो मैं डिटेल है ना वो आपको कॉपी में बताऊंगी, नोट्स में बताऊंगी कि कैसे कैसे इनकी टेबल्स को बनाया जाता है, कैसे फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो निकाला जाता है। फ्रेंड्स, तीनों लॉज जो है वो किस प्रकार से शो होते हैं, तीनों लॉज की क्या इम्पोर्टेंस है, मेंडल के लॉ की जो इम्पोर्टेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।